रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुज सुमन नाम की एक लड़की से प्यार करता था और वो काफी समय से सुमन के मुंह से शादी के लिए हाँ सुनने का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही एक दिन अपनी मम्मी कांता को उस लड़की के बारे में सब कुछ बताने के बाद अनुज बोलता है, अब तो मम्मी मैंने उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब तो मेरी शादी करवा दो, मेरा बैंड बजवा दो, मेरी शादी करवाओ। शादी करना आसान नहीं है बच्चों, बहुत जिम्मेदारियाँ होती है सर पर। खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन अनुज और सुमन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक साथ हाथों में हाथ डाले गार्डन में बैठकर बातें करते हैं। तभी सुमन बोलती है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ अनुज। क्या सच में तुम सच बोल रही हो ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। चलो आज इसी खुशी में तुम मुझे एक अच्छा सा ड्रेस दिलवा लो। क्या यार, अब तो हमारी शादी होने वाली है, अब शादी के बाद ही ले लेना। अब तो शादी के कपड़े लेने की तैयारी करो। सीधा सीधा मना कर दो ना कि तुम्हें नहीं दिलाना, कंजूस एक नंबर के। अरे तुम अभी से कंजूसी कर रहे हो, शादी के बाद तो न जाने क्या करोगे। यार तुम तो अभी से लड़ने लग गई, लड़ाकू कहीं की। शादी के बाद पता नहीं क्या करोगी। प्यार वाली बातें करके मूड ठीक रखा करो अपना। ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। अनुज सुमन को खुश करने के लिए मॉल ले जाकर ड्रेस दिलवाता है, जिसके बाद उसे घर भी छोड़ के आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद शादी का समय नजदीक आ जाता है। अनुज के चेहरे पर शादी की खुशी साफ झलक रही थी। शादी के बाद अनुज सुमन को लेकर घर आता है, जहां उसकी माँ कांता दोनों का स्वागत करती है और शादी के 2 दिन बाद सुमन बोलती है, अरे आपने तो मुझे शादी में कुछ दिया ही नहीं। सब अपनी वाइफ को इतने अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं, गहने देते हैं, और आपने तो वो तक नहीं बनवाए। यार बनवा दूंगा, मैं तुम्हें मिल गया, अब और कुछ भी बाकी रह गया क्या? और क्या, आप तो अभी से अपने जिम्मेदारियों से भागने लगे। मुझे हेयर स्मूथनिंग करवानी है और एक अच्छा सा सूट भी लेना है। अभी तो इतने सारे शादी में कपड़े लिए थे, वो क्या फट गए? क्या है, तुम्हारी तो बातें ही निराली हैं। अरे तुम्हें पता है ना कि मुझे हर महीने नए कपड़े लेने की आदत है। हाँ, पति का चाहे कच्चा ही फट जाए, पर तुम्हें नए कपड़े पहनने हैं। कोई नहीं जी, मिल जाएंगे आपको नए कपड़े। अनुज और सुमन दोनों शादी के लिए इतने उत्सुक थे, लेकिन सुमन तो बस लालची औरत थी, जो बस अपने पति को लूटने की ही सोचती। बाकी औरतों की तरह उसने कभी सेविंग नहीं की थी। वो हर वक्त घर में कुछ ना कुछ मंगवाती रहती, चाहे वो खाने का हो या पहनने का। ऐसे ही एक दिन सुमन अपना फोन चला रही होती है और वो सबकी प्रोफाइल पिक्स देखकर अपने पति को कहती है, देखो रेनू शादी के बाद अपने पति के साथ शिमला घूम कर आई है, और तुमने तो मुझे शादी करके बस नौकरानी बना दिया। अबे यार क्या हो जाता है तुम्हें दूसरों को देख देख कर? इनके चक्कर में अपना घर खराब कर लेना। तुमको कभी कोई कमी रखी है तो बताओ, जो मांगती हो वही मिलता है, फिर भी इज्जत रास नहीं आ रही तुम्हें। और मेरी इतनी इनकम नहीं है जो मैं शिमला लेकर जाऊं तुम्हें। अच्छा, शादी से पहले तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ घुमाते थे, शादी के बाद क्या हो गया? फ्यूल खत्म हो गया क्या तुम्हारा, या कोई और पसंद आ गई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, या मैं ठीक कर दूं? कोई और पसंद होती तो तुमसे शादी ना करता। जाओ जाकर आराम करो। हाँ जा रही हूँ, नौकरानी हूँ ना इस घर की। ये कर लो वो कर लो, कभी ये नहीं बोलते बेबी आज पिज्जा खाने चले, ढोकला खाने चले, ये ले लो वो ले लो। अबे यार शादी करके फंस गया मैं तो। अच्छा खासा कुंवारा ही ठीक था, मुझे क्या पता था शादी के बाद बर्बादी हो जाएगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे, लेकिन सुमन की आदत बहुत बिगड़ने लगी। आए दिन लेट आने पर वो अनुज को टोका करती, उसे परेशान करती। ऐसे ही एक दिन अनुज ट्रैफिक में फंस जाता है और घर देर से आता है। ये देखकर सुमन कहती है, ओहो नवाब साहब आ रहे हैं, आइए आइए आपका स्वागत है, आप ही का इंतजार हो रहा था। आ गए घूमकर, बताइए आज आप क्या खाना पसंद करेंगे? घूमने गया था मैं तो काम के तेरा बाप करने गया था मेरे ऑफिस में। बोल कैसे रहा है बे, तमीज से बात करियो, बीवी हूँ मैं तेरी, समझा? आज तो तू मेरे बाप पे चला गया, दोबारा गया ना तो जिस जुबान से बोल रहा है ना, इसे निकाल कर बाहर फेंक दूंगी।
बात कैसे कर रही है तू? जैसे तू मुझसे बात कर रहा है। इज्जत देगा तो इज्जत मिलेगी। सासू माँ, कुछ सिखाया नहीं है क्या आपने इनको? बहू, तुझे कम से कम अपने पति से सही से बात तो करनी चाहिए। तू भी दूसरी औरतों की तरह बदतमीजी पर उतर आई। अरे वो तो लड़का है, उसकी चल जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? लड़का है तो कुछ भी बोलेगा, जैसा बोलेगा ना वैसा ही सुनेगा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, कोई भी आया और सुना के चला गया मुझे। ऐशो आराम चाहिए थे तो कहीं और ही करती ना शादी, मुझ गरीब के पल्ले क्यों पड़ गई? ये तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए था ना। हवा में क्यों उड़ते फिरते थे इतना? जब अल्ले पल्ले कुछ था नहीं तो गर्लफ्रेंड बनानी जरूरी थी। इसका मतलब सिर्फ पैसे वाले ही प्यार कर सकते हैं, हम गरीब कुछ नहीं कर सकते? मानता हूँ शक्ल से अमीर लगता हूँ, लेकिन असल में हूँ नहीं। पर मेरा दिल एकदम साफ है। मैंने तो सिर्फ तुमसे सच्चे दिल से प्यार करा और मुझसे जितना हो सका मैंने करा उतना तुम्हारे लिए। तुम सोच लो आगे क्या करना है तुम्हें। इतना बोलकर अनुज अपने कमरे से तकिया उठाकर बाहर सोफे पर लाकर रख देता है और भूखा ही सो जाता है और कांता अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुमन अकेले अपना खाना खाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह कांता अनुज को ऑफिस जाते हुए देखकर मन में बोलती है, कैसी बहू आई है, अपनी पसंद से चुनकर लाया है। आखिर लव मैरिज तो होती ही बेकार है। फोड़ लिया ना इसने तो अपना नसीब। शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई और करो लव मैरिज। अनुज बेटा, कुछ खाकर तो जाता। मेरा मन नहीं है। मम्मी तुम सही बोलती थी, शादी कोई खेल नहीं। अरे जब से ये आई है ना, इसके चक्कर में मुझ पे अब तक 5 लाख का कर्जा हो गया है। मैं तो बर्बाद हो गया, लेकिन ये मुझे कभी नहीं समझेगी। इसका कभी शक ही खत्म नहीं होता मुझ पर से। इसके पीछे मैंने क्या क्या नहीं किया, पर वो इसको कभी नजर नहीं आया। इसको तो बस ऐशो आराम ही चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, जो नसीब में था हो गया। लेकिन शादी करके जिंदगी तो बेकार हो ही गई ना मेरी। अनुज अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। इतना कलेश होने के बाद भी सुमन ठीक से नहीं रहती थी। सुमन अनुज को रईस समझकर उससे प्यार कर बैठी, लेकिन शादी के बाद जब उसे पता चला कि अनुज बहुत गरीब घर से है, तो वो बोलती है, शायद ये इंसान मेरे लायक ही नहीं है। इसे तो मैं छोड़कर ही चली जाती हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे ये सब सहते सहते। सुमन घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद वो कुछ दिन बाद किसी अमीर लड़के को पसंद करके उससे शादी करके उसके साथ रहने लगती है। सुमन को उस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन वो रईस घर का लड़का नशे में चूर होकर सुमन को मारता पीटता था। ऐसे ही एक दिन उस लड़के के अत्याचार से परेशान होकर वो अपने पहले प्यार अनुज को याद करते हुए बोलती है, भले ही उसके पास ऐशो आराम वाली जिंदगी नहीं थी, लेकिन कम से कम अनुज ने मुझे सच्चा प्यार तो किया। इस रईस जादे के पास आकर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैंने अपने ही हाथों अपनी खुशियों का गला घोट दिया और अनुज की जिंदगी बर्बाद कर दी। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं बल्कि प्यार और इज्जत जरूरी है। आखिरकार आज मेरी शादी हो रही है, वो भी इतनी अच्छी लड़की से जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और किसी से नहीं। प्रतीक अपनी शादी को लेकर बहुत ही खुश होता है। उसको इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि सच में उसकी शादी हो रही है। प्रतीक अपने ख्यालों में खोया हुआ होता ही है कि तभी उसके पास अवनी आती है और उसे छूते हुए बोलती है, कहाँ गुम हो? शादी करनी है या इरादा बदल दिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं वादा करके पीछे नहीं हटता, और वैसे भी तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। तो चले फिर, मुहूर्त निकलता जा रहा है। ठीक है चलो। प्रतीक और अवनी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अवनी प्रतीक का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। अवनी प्रतीक के बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाया करती। ऐसे ही एक शाम अवनी प्रतीक के पास आती है और उसे कहती है, सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है जाओ। खाना बना दिया है, खा लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके, ध्यान से जाना मगर। अवनी मार्केट के लिए निकल जाती है। प्रतीक अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और सोचने लगता है कि आखिर किस तरह उसने भी किसी से टूटकर प्यार किया था। वो सब किया था जो कि अवनी आज उसके लिए कर रही थी। प्रतीक कॉफी शॉप में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड रिया का इंतजार कर रहा होता है। रिया को आने में काफी देर हो चुकी थी, तो प्रतीक को उसकी चिंता होने लगी थी। वो उसे फोन करता है
और बोलता है, कहाँ हो यार? आ रही हूँ यार, वो रेडी होने में टाइम लगता है ना। ओके, जल्दी करो। थोड़ी देर के बाद रिया आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और उसे देखकर प्रतीक कहता है, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सिर्फ अच्छी और कुछ नहीं? मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है तुम्हारी तारीफ में, इसलिए बस यही कह दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैसे तुमने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए या यूं ही बैठे हुए हो जब से? तुम्हारा इंतजार करते करते 5 बार कॉफी पी चुका हूँ। अब तुम आ गई हो तो कुछ खा भी लूंगा। वो दोनों खाने का ऑर्डर देते हैं और कुछ देर में खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद प्रतीक रिया से कहता है, सुनो, मैं हमारे रिश्ते को एक नए मुकाम पर लेकर जाना चाहता हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि आई वांना मैरी यू। क्या? अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? ओ, हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम करते हो और मुझे ना तुम जैसे इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर रिया वहाँ से उठकर चली जाती है और इधर प्रतीक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ में हुआ क्या है। वो बस यूं ही शौक में खड़ा रहता है। तभी उसके पास एक वेटर आता है और कहता है, सर आपका बिल। हाँ? प्रतीक वेटर को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर रिया को बहुत ढूंढता है, पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। प्रतीक बस परेशान होकर इधर उधर भटकता रहता है। साथ ही सोचता है, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रतीक पागलों की तरह बस उसे खोजता ही रहता है, पर रिया की उसे कोई खबर नहीं मिलती। इसी तरह वक्त गुजरने लगता है। अब प्रतीक को भी अकेले जीने की आदत सी हो गई थी, पर उसके दिल में अब भी कहीं ना कहीं रिया की यादें जिंदा थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था। वो अपने ऑटो से उतरकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जाम तो बहुत ही ज्यादा लंबा खींचने वाला है। तभी उसके बगल में एक बाइक आकर रुक जाती है और उस बाइक पर बैठा हुआ इंसान अपना हेलमेट उतारता है। असल में वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है, जिसे देखकर प्रतीक के दिल में एक बार फिर कुछ कुछ होने लगता है। प्रतीक को ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा होता है, तो ऐसे में वो सोचता है, अगर ये लड़की मुझे अपनी बाइक पर ऑफिस छोड़ दे तो मैं टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊंगा। मैं इससे बात करके देखता हूँ, अगर मान जाए तो अच्छा ही होगा मेरे लिए। प्रतीक उस लड़की से बात करता है। एक्सक्यूज मी। जी? हेलो, मेरा नाम प्रतीक है और मुझे ना ऑफिस जाने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है, तो क्या आप मुझे अपनी बाइक पर ऑफिस ड्रॉप कर देंगी? ओके, बैठ जाइए। इसके बाद अमीशा प्रतीक को उसके ऑफिस ड्रॉप कर देती है और वो टाइम पर अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अमीशा वहां से जाने लगती है। तभी प्रतीक उसे आवाज लगाते हुए बोलता है, मिस सुनिए जरा। अमीशा, और कहीं भी ड्रॉप करना है क्या? नहीं नहीं, बस आपको थैंक यू बोलना था। नहीं जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर अमीशा वहां से चली जाती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। प्रतीक के मन में अमीशा का चेहरा घूमता ही रहता है और वो सोचता है, यार कितनी अच्छी लड़की थी ना वो, कितनी सुंदर थी। पता नहीं किस्मत में उससे दोबारा मिलना होगा भी या नहीं। प्रतीक उसके बारे में सोचता रहता है और इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन फिर से वो जाम में फंस जाता है और बिल्कुल पहले की तरह ही फंसा होता है और पहले की तरह ही एक बार फिर अमीशा वहाँ आ जाती है। प्रतीक अमीशा को देख लेता है और उससे कहता है, हेलो, थैंक यू सो मच, आप आ गई। अरे आप, क्या बात है, लगता है हमारी किस्मत में हमारा मिलना लिखा है, इसलिए तो आप बार बार हमें मिल जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऑफिस छोड़ दूं आपको? आज ऑफिस नहीं जाना। तो कहीं और? आप फ्री हैं आज? तो मेरे साथ चल लीजिए, मैं अकेला हूँ, कंपनी मिल जाएगी मुझे। कहाँ जाना चाहते हैं आप? आप चलेंगी सच में? हाँ, सोच रही हूँ कि चल लेती हूँ। प्रतीक अमीशा की बात को सुनकर बहुत खुश होता है और फिर दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ बैठकर दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। अब आए दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। प्रतीक को अमीशा से एक बार फिर प्यार होने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो उसे अपने दिल की बात बताने के लिए कॉफी शॉप में बुलाता है।
अमीशा उससे मिलने आ जाती है और फिर वो उससे कहती है, क्या बात है प्रतीक, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? वो क्या है ना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? इसके बाद प्रतीक अमीशा को अपने दिल की बात बता देता है। उसकी बातों को सुनकर अमीशा बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर खड़ी होकर प्रतीक से बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो प्रतीक? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है और तुमने... तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अमीशा की ये बात सुनकर प्रतीक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे रिया की याद आती है कि उसने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। और फिर अमीशा उससे कहती है, मुझे माफ कर देना प्रतीक, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और शायद अब हमें मिलना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर अमीशा वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर से प्रतीक प्यार के खेल में अकेला रह जाता है और वहाँ अकेला और तन्हा खड़ा रह जाता है। इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है और प्रतीक की जिंदगी में एक और लड़की आती है जिसे एक बार फिर से प्रतीक को जीने की उम्मीद मिलती है। लेकिन इस बार प्रतीक अपने दिल का हाल बताने से बहुत डरता है, मगर वो लड़की प्रतीक से बिल्कुल वैसा ही प्यार करती है जैसा प्रतीक उन दोनों से किया करता था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी होती है। प्रतीक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि अवनी अचानक घर वापस आ जाती है और प्रतीक से कहती है, खाना खाया या नहीं? साथ में खा लेंगे। इस तरह आखिरकार प्रतीक की जिंदगी में उसका सच्चा प्यार अवनी के रूप में आ ही जाता है और वो अवनी के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।